अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम मुश्ताक अंसारी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की पूरी एक्सरसाइज फ्रॉम द 11th केमिस्ट्री न्यू बुक 2025। ये वीडियो उन सब दोस्तों के लिए है जो MD-CAT बोर्ड्स और एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं MCQs से। देखें जी, फर्स्ट MCQs हमारे पास है द क्वांटम नंबर m ऑफ ए फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद। फर्स्ट ऑप्शन इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल, सेकंड ऑप्शन इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, थर्ड वन इज द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड फोर्थ वन इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द एब्सेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। देयर द क्वांटम नंबर m, जिसको आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं, defines the special orientation of an orbital in space within a subshell. It tells how the orbital is oriented relative to the x, y and z axis. So the exact answer is special orientation of the orbital. Second MCQs is when 3D subshell is completely filled, the next entering electron goes into. जब 3D सबशेल मुकम्मल तौर पे भर जाता है तो अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 4f में, 4s में, 4p में या 4d में। देयर आफ्टर 3D सबशेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, यानी उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4p सबशेल, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4p सबशेल में जाएगा। This follows the Aufbau principle which tells us the order of filling orbitals based on increasing energy. अब ये किसको फॉलो करता है? ये Aufbau प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग एनर्जी के मुताबिक फिल होते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 3d में जाएंगे, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, 3d की ज़्यादा है। उसके बाद 4p में जाएंगे, फिर 4s में, फिर 4d में, फिर 5p में, इसके बाद आगे ये चलते रहेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले उन ऑर्बिटल्स में जाएंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में वो इंटर होंगे। सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ 4p ऑर्बिटल। नेक्स्ट MCQs इज़ क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 2p ऑर्बिटल्स आर, यानी कि 2p ऑर्बिटल्स के लिए क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ आपने बतानी है क्या है। पहला ऑप्शन है n की वैल्यू 2 हो, l की वैल्यू 1 हो। दूसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। थर्ड ऑप्शन इज n इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ ऑप्शन इज n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 0। देयर एक थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है 2p ऑर्बिटल, आपने 2p ऑर्बिटल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ना p से पहले, ये आपको बता रहा है एनर्जी लेवल का, कि कौन सा एनर्जी लेवल है, शेल कौन सा है। 2 है तो इसका मतलब दूसरा शेल है, और शेल के लिए आप जो है कौन सा क्वांटम नंबर इस्तेमाल करते हैं? n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है। तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, एंड l कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यानी कि जब n की वैल्यू 2 होती है ना, उस वक्त l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सिंस द ऑर्बिटल इज लेबल्ड एज 2p। द वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको आप l कहते हैं, l से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट्स द सबशेल और शेप ऑफ द ऑर्बिटल। फॉर p ऑर्बिटल्स द वैल्यू ऑफ l इज ऑलवेज कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। Therefore the correct combination for a 2p orbital is कितना हो जाएगा? n is equal to 2 and l is equal to कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब हो ना n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है, ये अपने जहन में रखिएगा। तो लिहाजा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? n is equal to 2 and l is equal to 1। नेक्स्ट MCQs है an electron having the set of values n is equal to 4, l is equal to 0 and m is equal to 0 and s किसके बराबर है? +1/2 lies in। ये किसके साथ इसका ताल्लुक होगा? 2s के साथ, 3s के साथ, 4s के साथ या 4p के साथ। तो डेयर यहाँ पे देखें द गिवन क्वांटम नंबर आर,
कौन कौन से हैं, n की वैल्यू उसने 4 दे दी है, तो अपने जहन में ले आएँ जब n की वैल्यू 4 होती है ना, n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लेवल को, तो लिहाजा इसका ताल्लुक चौथे शेल के साथ होगा। ठीक हो गया। और l की वैल्यू जब होती है ना 0 तो इसका ताल्लुक होता है s के साथ। जब l की वैल्यू होती है 0 वो रिप्रेजेंट करता है s ऑर्बिटल को। जब l की वैल्यू होती है ना 1 वो रिप्रेजेंट करता है p ऑर्बिटल को। ये अपने जहन में रखें। और m यहाँ पे कितना है 0 एंड s कितना यहाँ पे +1/2। तो हम इसको समराइज करते हैं। हेयर n इज इक्वल टू 4 इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज इन द 4th एनर्जी लेवल। द एजीमुथल क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू कितना है 0 शोज दैट इट इज इन s ऑर्बिटल बिकॉज s ऑर्बिटल्स ऑलवेज हैव l इज इक्वल टू 0। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू कितना है, ये 0 है, इज़ वैलिड फॉर l इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर l की वैल्यू 0 हो ना, l की वैल्यू जब 0 हो तो m की वैल्यू 0 होती है। ये अपने जहन में रखें। जब l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू भी 0 होती है। ये फार्मूला यहाँ पे लगता है m इज इक्वल टू 2l+1। द स्पिन क्वांटम नंबर s कितना है, ये 1/2 है, प्लस सिंपली रेफर्स टू द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी यूज़ द फार्मूला 2l+1, अब देखें यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि आपने m की वैल्यू l से कैसे निकालनी है। इट गिव्स अस द नंबर ऑफ पॉसिबल m वैल्यूज़। ये हमें m वैल्यूज़ की पॉसिबल नंबर आपको देता है। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट को, वो कहते हैं कि हमने ये फार्मूला लगाया है तो यहाँ पे 0 तो नहीं आता, यहाँ पे आंसर तो कोई और आता है। तो देखें, इट गिव्स अस द नंबर ऑफ पॉसिबल m वैल्यूज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यूज़। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आपको देता बल्कि पॉसिबल वैल्यू देता है m की। ये अपने जेहन में रखिएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ l इज इक्वल टू कितना है 0, देन आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया कितने के साथ, 0 के साथ। इस फार्मूले के अंदर आपने l की जगह कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। तो यहाँ पे देखें फिर m की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। ये जो 1 है ना, दिस मीन्स दैट देयर इज़ ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू फॉर m। इसका मतलब यह है कि m के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है एंड दैट वैल्यू इज़ क्या होगी, m इज़ इक्वल टू 0 होगी। सो m इज़ इक्वल टू 0 इज़ करेक्ट फॉर जब l इज़ इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सो द एग्जैक्ट आंसर इज़ क्या है, 4s। जब आपके पास n इज़ इक्वल टू 4 हो, l की वैल्यू 0 हो, m की वैल्यू 0 हो, और स्पिन तो वैसे ही उसको ज़ाहिर कर रही है ये। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, द क्वांटम नंबर वैल्यूज़ n, l, m फॉर द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एटम्स आर। अब आपने बेरिलियम एटम्स के लिए आपने क्या करना है, n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू बतानी है उसके 4th इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ना बेरिलियम का, उसके लिए आपने n की, l की और m की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू कितनी होगी, l की कितनी होगी और m की कितनी होगी। यहाँ पे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले नंबर पे 100 है, दूसरे पे 200 है, तीसरे पे 210 है और चौथे पे है 111। तो हम इसको इवेलुएट करते हैं। देखें, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 4 है, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल बेरिलियम एटम। कि न्यूट्रल बेरिलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी, 1s2 2s2। थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन इस किस में होगा, वो 1s ऑर्बिटल में होगा एंड थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 2s ऑर्बिटल में होगा। सो द 4th इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द 2s ऑर्बिटल। चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s में जा रहा है ना। फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए अब देखिए शुरू में 2 लग गया है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये जो शुरू में 2 लगा है ना s के, ये आपको बता रहा है एनर्जी लेवल। और s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू कितनी होगी, 0। और जब l की वैल्यू 0 होती है ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया, उस वक्त m की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 ही होती है। ओनली 1 पॉसिबल वैल्यू फॉर l इज इक्वल टू 0। सो द एग्जैक्ट आंसर क्या है, 200। यानी कि बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन्स के लिए n, l और m की वैल्यू कितनी होगी, 200। n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 0 और m की वैल्यू भी 0 होगी। परफेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज इज़, यहाँ पे उसने एलिमेंट दिए हुए हैं, आपने इनका परफेक्ट ऑर्डर बताना है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से। ठीक है, कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ पे देखें, हम इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम। हीलियम हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी
ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी टाइटली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हीलियम का साइज़ बहुत छोटा होता है और उसके इलेक्ट्रॉन को मजबूती से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। फ्लोरीन कम नेक्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक रेडियस। हीलियम के बाद क्या आता है, फ्लोरीन। ये भी क्योंकि इसका हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और एटॉमिक साइज भी इसका कम होता है। तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन, हैज़ ए स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल जो है हाफ फील्ड 2b ऑर्बिटल्स। आपने पढ़ा था कि जब आप मूव करते हैं ना फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक्रोस ए पीरियड में जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ ये ट्रेंड से थोड़ा सा हटके है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी वजह क्या है वो यहाँ पे यही बता रहा है, नाइट्रोजन हैज़ ए स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल्स, while oxygen experiences इंटर-इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन वन ऑफ इट्स p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैग्नीशियम हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग देम बिकॉज इट हैज़ इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन इन 3s सबशेल विच इज़ फर्दर फ्राम द न्यूक्लियस एंड ईजियर टू रिमूव। सो दी एग्जैक्ट जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास ये वाला है, सेकंड ऑप्शन, कि हीलियम की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर मैग्नीशियम की। नेक्स्ट हमारे पास है ए p ऑर्बिटल हैज़ ए करेक्टरिस्टिक शेप विद हाउ मैनी लोब्स, कि p ऑर्बिटल जो है उसके लोब्स की तादाद कितनी होगी। तो डेयर ये जो p ऑर्बिटल होता है ना, इसके लोब्स 2 होंगे। ये आप गिनती में जैसे लिखते हैं ना 8, उसके 2 दायरे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरह की शेप कुछ होती है p ऑर्बिटल की, डम्बेल शेप होती है। ए p ऑर्बिटल हैज़ ए करेक्टरिस्टिक्स डम्बेल शेप with 2 lobes. These lobes lie on opposite side of the nucleus and represent regions where the electron is most likely to be found. So the exact answer is 2. Next हमारे पास है the 3 p orbitals in a given energy levels are oriented, कि 3 जो p ऑर्बिटल होते हैं px, py और pz, जिसको pz भी बोलते हैं, ये किस तरह इनकी ओरिएंटेशन होती है, along the same axis at 4-5 degree to each other, mutually perpendicular to each other along the x, y and z axis in a complex tetrahedral arrangement. तो dear ये 3 p orbitals in a given energy level px, py and pz are oriented mutually perpendicular to each other along the x, y and z axis. Each orbital has a dumbbell shape with 2 lobes and they are positioned at right angles 90 degree to one another in 3-dimensional space. So the exact answer is mutually perpendicular to each other along the x, y and z axis. Next MCQs हमारे पास है, how many d orbitals are there in a given energy level? 1, 3, 5 or 7. तो dear a d subshell contains 5 orbitals which are named as dxy, dxz, dyz, dx2y2 and dz2. These orbitals exist when the azimuthal quantum number L is equal to क्या हो जाएगा 2, which is allowed starting from the third energy level, n is equal to जब 3 होगा। Each d orbital has a different special orientation and together the 5 orbitals can accommodate a total of 10 electrons. Therefore the correct answer is कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, what information does principal quantum number n gives us about orbital? ऑर्बिटल के मुतल्लिक ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कौन सी मालूमात देता है, साइज़ के मुतल्लिक, शेप, साइज़ एंड शेप और स्पिन के मुतल्लिक। तो डेयर ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है ये प्रोवाइड्स करता है हमें साइज़ एंड एनर्जी लेवल ऑफ एन ऑर्बिटल। इट इंडिकेट्स द मेन एनर्जी शेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। सो द एग्जैक्ट आंसर इज साइज़। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ कोबाल्ट? कोबाल्ट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 2, 3, 4 और 5। डेयर इस MCQs को सॉल्व करने से पहले आपको कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए और इसके लिए आपको कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और इसका जो वैलेंस सबशेल है वो कौन सा है, 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं।
अब 3D subshell contains 7 electrons. According to Hund's rule, the 5 3D orbitals are filled such that each get 1 electrons before pairing start. कि हर एक के पास पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपने पढ़ा था ना अभी ये जो D होता है ना, इसकी आगे 5 टाइप्स होती हैं। हर एक खाने में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन हर खाने में चला जाएगा, 5 हो गए, बाकी रह गए 2, तो वो दोबारा पहले खाने में जाना शुरू करेंगे, पेयरिंग फिर स्टार्ट होगी। तो 2 बचे, उन्होंने 2 खानों में पेयरिंग कर ली, तो बाकी जो अनपेयर्ड खाने बच गए वो कितने बच गए? 3 बच गए। तो वो यही आपको यहाँ पे बता रहा है। इन 3D7 2 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 विल हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Hence cobalt has 3 unpaired electrons. So the exact answer is 3. Dear, अब हम यहाँ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बताते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, There are 3 orientations of p orbitals due to 3 values of magnetic quantum number. Justify it. अब देखें यहाँ पे magnetic quantum number m describe the orientation of orbital in space for a p subshell के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। M कैन हैव 3 वैल्यू, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जब L की वैल्यू 1 होती है तो M की वैल्यू कितनी होगी? 3 -1 0 +1। Hence there are 3 orientation of the p orbital px, py and pz. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, I3 ऑफ मैग्नीशियम इज मच बिगर देन इट्स I2. जस्टिफाई कि मैग्नीशियम की जो तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो दूसरी से ज़्यादा क्यों है? द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ मच हायर दैन द सेकंड बिकॉज आफ्टर रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम अटेन्स ए स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन नियोन। नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये गेन कर लेता है। रिमूविंग ए थर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स ब्रेकिंग दिस स्टेबल कन्फिगरेशन विच रिक्वायर्स मच मोर एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अमंग लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर and krypton which has the lowest first ionization energy, which has the highest first ionization energy. इन एलिमेंट में से आपने बताना है किसकी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो डेयर अमंग द एलिमेंट्स लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड क्रिप्टॉन, पोटाशियम हैज़ द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज इट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज and its outer electron is far from the nucleus. Krypton has the highest first ionization energy because it is a noble gas with a full outer shell, making it very stable and hard to ionize. अब यहाँ पोटाशियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है। क्रिप्टॉन जो है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि ये एक नोबल गैस है और इसमें फुल जो है ऑक्टेट पाया जाता है, मेकिंग इट वेरी स्टेबल, इसको बना देता है एंड हार्ड टू आयोनाइज, और इसकी आयोनाइजेशन मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं इन एलिमेंट्स का, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। पोटाशियम की सबसे कम है, उसके बाद लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर सल्फ़र, फिर क्रिप्टॉन की सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी है। पोटाशियम की सबसे कम और क्रिप्टॉन की सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है, कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, राइट द फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यूजिंग SPDF नोटेशन, एक्सप्लेन व्हाई द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर द 3d सबशेल इन पोटाशियम इवन थो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द 3d सबशेल इज लोअर। अब यहाँ पे हमने पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे लिख दी है और आपको साथ ये भी बताते हैं कि तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन टोटल 18 आ सकते हैं, लेकिन पोटाशियम में तीसरे शेल में पहले इलेक्ट्रॉन 8 हुए, फिर एक इलेक्ट्रॉन चला गया अगले शेल में, चौथे में। तो ऐसा क्यों हुआ? 4s इज़ फिल्ड बिफोर 3d बिकॉज इट हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d, कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है 3d की निस्बत, क्योंकि 4s की एनर्जी कम है और 3d की क्या है? ज़्यादा है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी आर फील्ड फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, एन एटम ऑफ एलिमेंट X हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17 एंड ए मास नंबर ऑफ 35. डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम. सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ दिस एलिमेंट फॉर्म एन आयन विद ए चार्ज नेगेटिव,
हाउ मैनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन दी आयन। अगर यही एलिमेंट एक नेगेटिव आयन बनाए तो तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो डियर यहाँ पे देखें एलिमेंट कौन सा है आपके पास, X है। प्रोटॉन इसके पास कितने होंगे, 17, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। और आप न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मैस नंबर को आप एटॉमिक नंबर में से निकाल दें। मैस नंबर कितना है यहाँ पे 35, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे 17, तो लिहाजा आपके पास न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 18। व्हेन X फॉर्म्स एन आयन विद ए चार्ज ऑफ -1, तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, प्रोटॉन नहीं लिया। नेगेटिव आयंस जब बनते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वैसे ही रहते हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर ही होंगे X के। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मरकरी, Hg जिसका एटॉमिक नंबर 80 है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ मरकरी एटॉमिक नंबर 80, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n = 3। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4d एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4pz एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद n = 3, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में होंगे जब n = कितना होगा, 3 होगा। तो डियर सबसे पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए मरकरी की, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब n = 3 होगा, इसका मतलब क्या है कि इसमें 3s2, 3p6 एंड 3d10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब n = क्या होगा, 3 होगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास, 18 हो जाएंगे। वो क्या पूछता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक ऑर्बिटल विद n = 3। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें, n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी लेवल को। एनर्जी लेवल मींस शेल को। तो जब n = 3 है ना, तो इसका मतलब शेल है तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे दी है। यहाँ पे देखें 3 किस किस के साथ लगा हुआ है, 3s यहाँ पे लगा हुआ है, 3p यहाँ पे है, 3d यहाँ पे है। तो इन सब के इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कर लें, कितने हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4d एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 4d यहाँ पे देखें कहाँ पे है, यहाँ पे है 4d। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यही हमने लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई 4pz एटॉमिक ऑर्बिटल। 4p देखें यहाँ पे कहाँ पे है, ये 4p है। अब 4p में देखें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। और आपको पता है 4p जो है ना, 4p इसमें 4px होता है, 4py और 4pz होता है। सब के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं ओनली वन ऑर्बिटल कैन बी कॉल्ड 4pz, इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है ये वाला। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल हैव स्पिन अप। स्पिन अप के लिए आप पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, तो ईच ऑर्बिटल हैज़ 1 अप एंड 1 डाउन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑर्बिटल। अब वैलेंस शेल का ऑर्बिटल यहाँ पे कौन सा है, 6s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक की स्पिन अप होगी, एक की स्पिन क्या होगी, डाउन होगी। 1 इलेक्ट्रॉन है स्पिन अप, सो आंसर 1 इलेक्ट्रॉन विद स्पिन +1/2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट अननोन एलिमेंट्स आर। यहाँ पे एक अननोन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं, यहाँ पे I1, I2, I3 और I4। कहते हैं, टू विच फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल डज द अननोन एलिमेंट मोस्ट लाइकली बिलोंग। किस फैमिली के साथ इस एलिमेंट का ताल्लुक होगा। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे जब आप इनको कंपेयर करते हैं ना, तो देखें I1 और I2 को कंपेयर करें तो यहाँ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन I2 से जब आप I3 के पास जाते हैं तो यहाँ पे बिग डिफरेंस है। तो इसी को लेके हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। द गिवन आयोनाइजेशन एनर्जी डाटा शोज ए स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉलोड बाय ए वेरी लार्ज जंप इन द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली रिमूव्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले 2 आसानी के साथ निकल जाते हैं, इसलिए तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। वाइल द थर्ड इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम ए मच मोर स्टेबल इनर शेल, देयरफॉर द एलिमेंट्स हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिलोंग टू ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट किसके साथ इसका ताल्लुक होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ,
जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तो जो नेक्स्ट उनके पास शेल होता है वो कौन सा होता है, उसके पास ऑक्टेट मुकम्मल होता है। उसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है। तो लिहाजा I2 से जब आप जाते हैं ना I3 की तरफ, तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगला ऑक्टेट आपने तोड़ना है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक किसके साथ है, ग्रुप 2 के साथ, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, और ज़्यादा चांसेस किसके हैं, बेरिलियम के। ठीक है, तो फ़िलहाल आप बस यही लिख लें कि ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ इसका ताल्लुक होगा, यही काफ़ी है। नेक्स्ट देखें उसने क्या किया है, कंसीडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम की उसने यहाँ पे 4 आयोनाइजेशन एनर्जीज दे दी हैं। कहता है अकॉर्डिंग फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज़ ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज एक्सप्लेन, कहता है अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज़ ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड आपने बताना है। एक्सप्लेन द लार्ज इंक्रीज फ्राम I3 टू I4। I3 से जब आप मूव करते हैं I4 की तरफ, तो यहाँ पे कहता है जी आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये आपने एक्सप्लेन करना है क्यों है। लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयंस गिवन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड एक्सप्लेन योर ऑर्डरिंग लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए हम इसको हल करते हैं। अकाउंट फॉर द ट्रेंड इन द वैल्यूज़ ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्राम I1 टू I4 because each successive electron is removed from a positively charged ion. So nuclear attraction increases, making it harder to remove the next electron. Shielding effect भी decrease हो जाएगा and effective nuclear charge increases हो रहा है as electrons are removed. Next देखें दूसरा क्वेश्चन, explain the large increase from I3 to I4. First 3 electrons जब निकल जाते हैं इसके वैलेंस शेल में से, तो 4th इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए completely filled inner shell 2p से, which is more tightly bound to the nucleus. This causes a sudden and large increase in ionization energy at I4. कितनी है वो यहाँ पे देखें 11,600 किलोजोल पर मोल है। नेक्स्ट देखें तीसरा सवाल, लिस्ट द 4 एल्यूमिनियम आयंस गिवन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड एक्सप्लेन योर ऑर्डरिंग। यहाँ पे देखें एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेज, जिस तरह यहाँ पे देखें Al4 है, ये Al3 है, Al2 प्लस है, Al+1 है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स उतने निकलते जा रहे हैं जितने पॉजिटिव चार्ज भरते जा रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, काजिंग दी आयन टू श्रिंक, जिसकी वजह से आयंस क्या होता जाएगा, सुकड़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हायर चार्जेस होते जाएंगे, स्मॉलर साइज़ होता जाएगा। तो यहाँ ऑर्डर दे दिया है कि Al4 जो है प्लस, इसका साइज़ सबसे कम होगा, Al+1 का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अप टू द 4p सबशेल, एक्सप्लेन व्हाई द 4s सबशेल इज फिल्ड बिफोर द 3d सबशेल अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द जनरल ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अप टू द 4p सबशेल। तो ये मैंने ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d और फिर 4p में जाएंगे। सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, इस तरह ये आगे तरतीब चलती जाएगी। एक्सप्लेन व्हाई द 4s सबशेल इज़ फिल्ड बिफोर द 3d सबशेल। यहाँ पे देखें 4s पहले आ रहा है 3d से, क्यों, अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल के मुताबिक कहता है, ये बताएं। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स फिल द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट, के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। द 4s सबशेल हैज़ लोअर एनर्जी दैन द 3d सबशेल, सो इट इज़ फिल्ड बिफोर 3d। This is due to subshell energy overlap caused by the shape and shielding of orbital. Next हमारे पास है draw the orbital box diagram for valence electrons of a phosphorus atom, जिसका atomic number कितना है, 15 है। Ensuring that your diagram adheres to Hund's rules and Pauli exclusion principle. Phosphorus देखें जी has an atomic number of 15, so its electronic configuration यहाँ पे कितनी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। The valence electrons are in कहाँ पे हैं, 3s and 3p ऑर्बिटल्स में। The 3s orbitals contain 2 paired electrons while the 3p sublevel contain 3 electrons. According to Hund's rule, the 3p electrons occupy separate orbitals with parallel spin to minimize repulsion. Also based on Pauli exclusion principle, each orbital can hold a maximum of 2 electrons with opposite spin. Therefore, the orbital diagram for the valence electron of phosphorus is 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर कितने होंगे, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन।
3p(x) के अंदर एक, 3p(y) के अंदर एक और 3p(z) के अंदर एक। दिस शोज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन शो करवा रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन शो करवा रहा है। तो डेयर ये थे चैप्टर 2 11th केमिस्ट्री चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, कोई MCQ समझ में नहीं आया, कोई शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं फ़ौरन इसका रिप्लाई करूं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको बरवक़्त हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।